बेपनाह मोहब्बत भाग 20। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो हमने पिछले भाग में पढ़ा कि अहाना ने कहा यहाँ मैं कुछ दिनों के लिए हूँ, फिर देहरादून लौट जाऊँगी मेरे एग्ज़ाम होने के बाद। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम जाकर क्लास लो। अहाना क्लास पहुँची। अब आगे सभी बच्चे बहुत खुश थे। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। हम ठीक नहीं हैं मैम। आप कहाँ चली गई थी, पता है हमने कितना मिस किया आपको। हाँ, मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। अहाना बच्चों को पढ़ाने लगी। अरे नंदनी बेटा, ऐसे बच्चे को नहीं पकड़ते, देखो ऐसे लेते हैं गोद में। आजा मेरा बच्चा। शोभा जी बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, दादी प्लीज़, अभी मैं बच्चे को नहीं संभाल पाऊंगी, अभी मैं बहुत कमज़ोर हूँ। हाँ जानती हूँ बेटा, लेकिन आगे तुझे ही मुन्नी को संभालना है ना। अरे माँ जी, अभी हम लोग हैं ना। और आप तो अपनी प्यारी पोती के पास गई थी जिसने इतना बड़ा कांड कर रखा है। वैसे कैसी है वो। और सुना है अमन भी वहीं है टनकपुर में। सुनो बहू, ताना मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख तुम्हारे किए गए कांड के लिए है। क्या कांड, कौन सा कांड माँ। धनराज, विजय, शर्मिला और बाकी सब लोग आ गए। अरे शर्मिला बहू, तुम भी तो शामिल हो ये सब में, तुम्हें तो अच्छे से पता होगा। दादी ने तंज कसा। अरे मुझे कैसे पता होगा माँ जी, चलो भूल गई होगी, मैं याद ताज़ा करा देती हूँ। दादी ने सारी बातें सबको बता दी। श्वेता, तुम और शर्मिला इतनी नीच हरकत करोगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। एक बच्ची ने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था। धनराज जी ने गुस्से में कहा, अच्छा उसने क्या बिगाड़ा हमारा, जैसे कि आप लोगों को पता ही नहीं है। तो सुनिए, आज हर चीज़ से पर्दा उठा देती हूँ। जब से उसकी माँ आई, उसकी खूबसूरती के चर्चे होते रहे। उन दोनों ने घर बनवाया जिसमें वो अकेले रहते अपने तरीके से। फिर उसकी बेटी हुई, उसके बाद माँ जी उसकी देखभाल करने लगी। ऊपर से आप दोनों, उसके ताऊ भी उसे प्यार करते। लेकिन मौका उस दिन मिला जब दोनों यहाँ से चले गए और हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ दिन बाद ही वो अमन यहाँ आ गया और अहाना को साथ ले जाने की बात कहने लगा। अगर वो उसे ले जाता तो उसके नाम की प्रॉपर्टी भी चली जाती, इसीलिए मैंने उसे ये सब कहा। लेकिन वो मनहूस हर जगह वाह 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 ही लूट रही। सब उस पे प्यार लुटाते, मोहल्ले वाले, परिवार वाले। और फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई, खूबसूरत होती गई, जो देखता उसकी तो नज़रें ही नहीं हटती उससे। मेरी बेटी तो किसी को दिखती ही नहीं, इसीलिए मैं नफ़रत करने लगी उससे। श्वेता बहुत गुस्से में थी। क्यों इतनी नफ़रत उस बच्ची से करती थी तुम दोनों। उसने तो कुछ नहीं किया, कभी कोई शिकायत नहीं की किसी से। तुम दोनों को हमेशा माँ माना उसने। शोभा जी की आंखों में आंसू झलक गए। अच्छा माँ जी, वो बच्ची, उसने तो अब भी हमें नहीं छोड़ा। शहर के एक बिजनेसमैन के बेटे के साथ चक्कर चला दिया, हमारी बेटियों को नीचा दिखा दिया। उसे शर्म नहीं आई। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वही हुआ, छोड़ दिया ना उसने उसको। मुझे तो बहुत खुशी हुई, शर्मिला ने करवाहट से कहा। अच्छा चलो, अच्छा हुआ तुम दोनों ने मुझे बता दिया उसके लिए कितनी नफ़रत है तुम दोनों की। और हाँ, वो दोनों अलग नहीं हुए हैं, दोनों एक ही हैं। बहुत जल्द शादी भी करूँगी अहाना की। वो दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों को भगवान ने एक दूसरे के लिए बनाया है, समझी। क्या दोनों अलग नहीं हुए, पूजा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ पूजा बेटा, दोनों साथ हैं। माँ, हमें बहुत खुशी है। बहुत दुख देखा है अहाना ने। हम भी चुप रहे, सही समय पे बोल नहीं पाए। लेकिन अब नहीं, विजय ने शर्मिला को देखकर कहा। माँ, आपने और ताई जी ने बिल्कुल सही नहीं किया अहाना के साथ। रोशन ने कहा। बस कर रोशन, कब से सबकी बातें सुनी जा रही हूँ, अब चुप रहे। इस अहाना ने तो जीना हराम कर रखा है। मेरे ससुराल में भी अभिनय जी अहाना अहाना करते रहते हैं। कुछ दिन पहले उसे शादी करने के जिद कर रहे थे, लेकिन वो आदित्य सिंघानिया की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। नंदनी ने कहा। वो अविनाश बहुत ही घटिया और नीच है। वो हमारा रिश्तेदार है और तुम उस घर की बहू हो, इसीलिए चुप हूँ, नहीं तो उसको जान से मार देता। रोशन गुस्से में था। क्या किया उसने भाई, नंदनी ने घूरते हुए कहा। पूजा से पूछ लो, वही तुम्हें बताएगी। क्यों पूजा, जरा सबको बता दो क्या क्या करती हो तुम लोग।
हमारी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं इस लड़की को। इसे मैंने कई बार होटल बुक करते हुए पकड़ा है। इसका और उस अविनाश का चक्कर है। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन तुम अहाना पर कीचड़ उछालती हो। खुद को देखो, वो कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल करती है। हाँ, मानता हूँ वो आदित्य जी से प्यार करती है। बहुत बड़े लोग हैं। वो हमारा और उनका कोई तालमेल नहीं, लेकिन सोचो उसके अंदर ऐसी क्या खूबी रही होगी जिससे वो इंसान इतना प्यार करता है कि सबसे लड़ने को भी तैयार है। तुम उसके पैरों की धूल भी नहीं हो, समझी? इसीलिए उसे ब्लेम करना बंद कर दो। और हाँ, सब लोग सुन सुन लीजिए, मैं, ताऊ जी और पापा तीनों उसकी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। जिसको आना है आ जाना। दादी बहुत खुश है हुई बेटा, तुमने बहुत अच्छी बात कही। हाँ दादी, वो मेरी बहन है, उसके लिए कुछ तो नहीं कर पाया, कम से कम उसे खुशी से विदा तो करूँगा। हाँ बेटा, सही कहा तुमने, विजय जी ने कहा। शर्मिला और श्वेता एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। दादी ने चीकू को गोद में लिया और उसकी तेल मालिश करने लगी। सभी अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन पूजा कमरे में जाकर अविनाश को सारी बात बताने लगी। मतलब अहाना को आदित्य ने अभी छोड़ा है, तुम ये कित कहना चाहती हो? हाँ, अविनाश नहीं छोड़ा उसने, वो पागल इंसान है। उसे पूरे देहरादून में एक अहाना ही मिली थी। अविनाश ने गुस्से में कहा। तुम्हारा मतलब क्या है? अहाना मिली? मेरा मतलब है डार्लिंग, वो बड़े आदमी से शादी करेगी तो तुम लोगों को कहाँ अच्छा लगेगा। वो वहाँ महारानी की तरह रहेगी और तुम नॉर्मल लाइफ जियोगी। तुम फिक्र मत करो, हम नहीं होने देंगे उसकी शादी। तुम मेरे साथ हो ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र मत करो। उस लड़की को वैसे भी सबक सिखाना है। अहाना घर आई तभी अरमान और परी आ गई। दोनों आ गए। अहाना दी, क्या हम अंदर आ जाएं? दी, आपने खाना बना लिया क्या? परी ने बड़े प्यार से कहा। नहीं परी, क्या हुआ? वो क्या है ना, आज अरमान भाई को पहली सैलरी मिली है, इसीलिए हम सब बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए। तो आप भी चलो ना। लेकिन मैं कैसे? अच्छा, तुम कैसे? पता है अहाना, तुमने भी तो मेरा साथ दिया था गाने के लिए, फिर तुम क्यों नहीं जाओगी? लेकिन अरमान, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो रेडी हो जाओ, तब तक हम भी रेडी होकर आते हैं। ठीक है। अहाना जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अरमान उसका दोस्त था, इसीलिए जाना ही ठीक समझा। अहाना ने दिन भर आदित्य को कॉल नहीं किया था क्योंकि वो मीटिंग्स में बिजी था। अहाना रेडी हुई। उसने ब्लैक लॉन्ग सूट पहन रखा था, खुले बालों में हाफ क्लिप से संवारा था और होठों पे हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक। अहाना ने फ़ोन देखा, आदित्य का वीडियो कॉल था। उसने तुरंत उठा लिया। सामने आदित्य के चेहरे पर मुस्कान छा गई। कैसे हो आप? दिन भर बहुत बिजी थे ना? हाँ जान, बिजी था, लेकिन टाइम मिलते ही तुम्हें कॉल किया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें देखकर कुछ कुछ होता है। अच्छा, फिल्में बहुत देखने लगे हो? नहीं जान, सच में मैं यहाँ तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो अरमान और उसकी फैमिली बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं, तो मुझे भी इनवाइट किया है। हाँ सोना, जाओ, अपना ख्याल रखना और आकर मुझे कॉल करना, वेट करूँगा। लेकिन आदि, आप घर जाइए और डिनर कर लीजिएगा, मैं आती हूँ। क्या तुम आ रही हो? आदित्य ने शरारती अंदाज में कहा। मेरा मतलब मैं बाहर से आती हूँ। ओह, मुझे लगा तुम मेरे पास आ रही हो। आऊँगी ना जल्दी ही, वैसे भी आपके बिना रहना किसे है। अच्छा मेरी सोना, लव यू। हाँ, लव यू टू। फ़ोन कट गया। अहाना पलटी, सामने अरमान खड़ा था। अहाना, तुम रेडी हो? अरमान ने ब्लैक जैकेट और वाइट पैंट पहन रखा था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अहाना पलटी। अरमान बस उसे ही देखता रहा। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ थैंक यू। चले? हाँ चलो। बाहर कल्याणी जी और परी खड़े थे। अरमान, अहाना ने कहा, तुमने मीरा को नहीं बुलाया? हाँ बुलाया था, लेकिन उसे पढ़ना था, एग्ज़ाम है ना, इसीलिए। ओह। हम चारों रेस्टोरेंट पहुँचे। सभी बैठ गए। ये लो मेन्यू कार्ड, ऑर्डर करो। तुम हमें लेकर आए हो ना, तो तुम ही ऑर्डर करो प्लीज़। अरमान, तुम ही ऑर्डर करो। लेकिन अहाना बेटा, तुम्हारी शादी कब है? कल्याणी जी ने खाते हुए कहा। अभी तो एग्ज़ाम है दादी, पता नहीं। अच्छा। अहाना के दिमाग में सैल जी की बातें घूमने लगी। क्या वो मुझे कभी अपनाएंगी? सभी ने खाना खाया, फिनिश किया और घर के लिए निकल गए। अहाना ने कपड़े चेंज किया। आदित्य घर पहुंचा। सैल जी हाल में ही बैठी हुई थी।
आदित्य जाकर सोफे पे बैठ गया। मॉम, सिर दुख रहा है। हाँ बेटा, तुम इतने दिन बिजी थे तो काम का प्रेशर आना ही था। कविता, चाय ले आओ। जी लाती हूँ। आदित्य, मैं कह रही थी पहले तुम्हें उस लड़की को अच्छे से जान लेना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है शादी करने की? आखिर सिंघानिया परिवार की बहू आएगी तो उस लायक होनी भी चाहिए। तुम हमारे इकलौते बेटे हो। मॉम, एक्चुअली अहाना सिंपल है, मानता हूँ, लेकिन उसकी सादगी को देखकर ही मैंने उसे पसंद किया है। और रही बात यहाँ बहू बनकर आने की, तो आप फिक्र ना करें, वो एक बहुत अच्छी बहू साबित होगी, मेरा आपसे वादा है। लेकिन आदि, ये कहाँ की समझदारी है? तुम उसके साथ इतने दिन गुजारोगे बिना शादी किए? शादी हो जाने दो। अब ये मिलना जुलना कम करो, समझे? माँ, मैं आहाना से मिलता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई भी गलत रिश्ता नहीं है। सैल, तुम भी ना जब देखो तब उसे बोलती रहती हो। उसके सिर में दर्द है और तुम? सिंघानिया साहब ने बैठते हुए कहा। ओके डैड, मैं कमरे में जा रहा हूँ। हाँ बेटे। आदित्य कमरे में आया, फ्रेश होकर बेड पर बैठ गया। तब तक चाय भी आ गई। उसने चाय पिया। अहाना का कॉल आ गया। हेलो आदित्य, आपने डिनर किया? नहीं, सिर दुख रहा है, चाय पी रहा हूँ। क्या हुआ? काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया क्या? नहीं, मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, काम तो होगा ही। मुझे तुमसे मिलना है जान, कुछ ही दिनों की बात है। आदि, फिर मैं आपके पास ही रहूँगी। हाँ आदि, कोई बात है क्या? नहीं, बस तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। मेरा भी आदि। हाँ, माँ ने कुछ कहा क्या? मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ ना? अहाना, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, जो सच है वही बोलूँगा। मॉम अभी पसंद नहीं करती हैं तुम्हें, लेकिन एक दिन उन्हें तुम पसंद आओगी, बहुत पसंद, मुझे भरोसा है। आदि, आप टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा। हाँ छोटे साहब, कविता ने कहा। हाँ, आपका खाना है, रख दो। अहाना, सच में बहुत ज़्यादा याद आ रही है तुम्हारी। हाँ, एक बात पूछूं? हाँ, क्या मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती करता हूँ, या तुम्हें मेरा यूँ गले लगाना या कुछ भी अच्छा नहीं लगता? ये आप क्या बोल रहे हैं आदि? मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। मैं खुद को आपके पास ही सबसे महफूज समझती हूँ। थैंक यू जान, पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लगा था। तुम बस मेरे साथ रहो, मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। हमेशा आपके साथ हूँ, मुझे महसूस कीजिए। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों के सामने ये गाना बज रहा था और उस सिचुएशन में फिट बैठ रहा था। पल दो पल की हो क्यों ये जिंदगानी, इस प्यार को है सदियों काफ़ी नहीं। धीरे धीरे एक महीना गुजर गया। अहाना के एग्ज़ाम को 1 महीने बाकी थे। आदित्य और अहाना ने इन 1 महीनों में एक दूसरे को बहुत मिस किया था। आदित्य उससे मिलना चाहता था, लेकिन काम में बिजी होने की वजह और सैल जी का यूं नाराज़ हो जाना उसे खलता, इसीलिए घुट कर रह जाता। अरे वीर बेटा, आदित्य को थोड़ा काम का प्रेशर कम दो। 1 महीने हो गए हैं वो अहाना से नहीं मिला। दोनों साथ रहते हैं तो खुश रहते हैं। मैं तो कहती हूँ अब देर मत करो, ले आओ बहू बनाकर। हाँ माँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सैल का बदला व्यवहार मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्या करूँ? जब से उसे पता चला है आदि की ज़िंदगी में आना है, तब से वो ना तो खुश रहती है, ना ही आदि से अच्छे से बात करती है। आपको क्या लगता है मैं खुश नहीं रहना चाहती? मुझे नहीं मन करता अपने बच्चे को गले लगाने का, उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊं, लेकिन उस लड़की ने सब बर्बाद कर दिया। अब आप लोग जो चाहते हो करो, लेकिन मैं खुश रहूं ये मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा। लेकिन शैल, वीर जी ने कहा, बस कीजिए। शर्मा निवास, मुझे आपको कुछ बताना है, रोशन ने बैठते हुए कहा। दादी चीकू को दूध पिला रही थी। हाँ बेटा बोलो। पापा, ताऊ जी, आप सब लोग सभी यहाँ आइए। क्या हुआ रोशन बेटा? डैड, दरअसल मैं रोहिणी से प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ दिल्ली में पढ़ती थी, फिलहाल मेरे साथ ही जॉब कर रही है। मुझे उससे शादी करनी है, लेकिन बेटा अभी तो हम सब उससे मिले भी नहीं हैं। फिर दादी ने कहा, हाँ उसके माँ बाप बाप सबसे तो मिलना होगा ना। धनराज जी ने कहा, हाँ पापा मिल लीजिए, थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है,
हम एक कास्ट नहीं है इसीलिए। बेटा आजकल कास्ट से क्या प्रॉब्लम है? दादी, उसके माँ बाप पुराने ख्यालात के हैं तो हमें क्या करना होगा? उनसे बात करनी होगी पापा, बस मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। दादी, अच्छा बेटा, अपनी माँ से तो बात ही नहीं करनी है तुम्हें, है ना? श्वेता ने बैठते हुए कहा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी शादी कहीं और तय हो रही है, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। ठीक है बेटा, कब मिलना है बोल, आज मिलें क्या? हाँ क्यों नहीं, सभी हंसने लगे। अहाना ने स्कूल के प्रोग्राम की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। कल के दिन प्रोग्राम होना था। अहाना को साड़ी पहनकर जाना था क्योंकि सारी टीचर साड़ी ही पहनने वाली थी। अहाना ने ब्लू कलर की साड़ी पसंद किया क्योंकि आदित्य को ब्लू कलर बहुत पसंद था। अहाना ने खाना बनाया, टेबल पर रखकर फ़ोन देखा। दादी का कॉल था। हेलो बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ दादी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है दादी, कल फंक्शन हो जाए फिर मैं ज़्यादा ध्यान दूँगी। और बेटा, आदित्य जी से बातें होती हैं ना? जी दादी। अच्छा सुनो, आज शाम हम रोशन के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की? लेकिन वो तो किसी से प्यार करते हैं ना? हाँ बेटा, उसी से मिलना है। वाह दादी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे, किससे बात हो रही है दादी? रोशन ने चाय पीते हुए कहा। अहाना से बेटा। अरे दो जल्दी, मुझे भी बात करनी है। अच्छा अच्छा, लो भाई। हेलो, हाँ भाई, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ प्रिंसेस, तू कैसी है? भाई की याद नहीं आती? आती है भाई। अच्छा सुन, तू जल्दी से यहाँ आ जा, तुझे देखने का मन कर रहा है। लेकिन भाई, अभी एग्ज़ाम है, 1 महीने में तो तैयारियाँ करनी है और स्कूल भी जाना होता है, इसीलिए एग्ज़ाम के बाद ही लौटूंगी। तुझे पता है अहाना, तू मुझसे 10 साल छोटी है, लेकिन मेरी बहन इतनी जल्दी बड़ी हो गई, बिना किसी के मदद के पढ़ाई और अपने खर्चे उठा रही है। मुझे तुझ पे गर्व है। सच में। अहाना की आंखों में आंसू भर आए। उसे पता था उसको ज़िंदगी में मिली ठोकर और हालातों ने उसे मजबूर कर दिया था। वो चुप रही। ठीक है भाई, मुझे मंदिर जाना है, फिर स्कूल बाद में बात करूं? ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी। आदित्य का मूड आज ठीक नहीं था। वो कुछ फाइल्स निकालकर ऑफिस में बैठा देख रहा था। अहाना, हाँ, बहुत बिजी हो क्या? अहाना ने धीरे से कहा। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे इन सब से निकलूं? किन सब से? क्या हुआ आपको? मुझे तुम्हारे पास आना है। तुम जानती हो, रात रात भर मैं सो नहीं पाता हूँ जान, कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन आदि, 1 महीने निकल गए हैं और दिन निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? याद आती है बहुत, तो फिर मैं आज आ रहा हूँ। लेकिन आदि माँ, उन्होंने हमें ऐसे मिलने से मना किया है, फिर आप यहाँ आओगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे यार, तुम्हारी इन बातों से मुझे गुस्सा आ जाता है। यहाँ मैं परेशान हूँ और तुम मॉम की बातों में वो ये चाहती हैं हम एक ना हो, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? आदित्य ने गुस्से में कहा। ये क्या बोल रहे हैं आदि? मैं आपको क्यों छोड़ूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम उनकी बातों में हो। 1 महीने हो चुके हैं, हम मिले नहीं हैं। यहाँ मैं ऑफिस में होता हूँ, तुम स्कूल में होती हो, बातें भी नहीं होती। मुझे पता है आदि, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करूँ? आप मेरी वजह से काम छोड़ो, ये ठीक नहीं है ना? कुछ समय बाद हम मिलते रहेंगे। सुनो, मुझसे तुम बात ही मत करो। मेरा दिमाग खराब है और तुम और ख़राब कर रही हो। तुम्हें सबकी परवाह है, बस मेरी छोड़कर। मैं पूरी दुनिया से लड़ लूं, लेकिन तुम ही मेरे साथ नहीं हो। आदित्य ने फ़ोन काट दिया। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। आदित्य आज बहुत गुस्से में था। सैल का बदला रूप और अहाना भी उनकी बातों में ऐसे आदि को दूर कर रही थी। तुम जो सबकी परवाह करती हो ना, तुम्हें बस मैं ही नहीं दिखता। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मुझे खामखा परेशान करना है तुम्हें। अच्छा लगता है ना? तुम्हें सारी दुनिया की खुशी देना चाहता हूँ, लेकिन तुम। आदित्य गुस्से में फाइल देखने लगा। अहाना की आंखों से आंसू निकल आए। मैं क्या करूँ आदि? मुझे पता है माँ मुझे पसंद नहीं करती, आपके साथ देखना नहीं चाहती, लेकिन मैं आपसे दूर गई तो आपको खो दूंगी। मैंने आपसे दूर रहकर भी देख लिया ना, आप ठीक नहीं थे, फिर मैं क्या करूं?
आप ही बताओ। अहाना ने दोबारा कॉल किया। आदित्य ने रिसीव नहीं किया। अहाना के सिर में भी बहुत दर्द होने लगा। वो रोते रोते हुए सो गई। आदित्य ऑफिस से निकला और झील के सामने जाकर बेंच पर बैठ गया। दोनों अक्सर वहीं मिलते थे। आदित्य की आंखें नम थी। मैं कभी तुमसे ऐसे नाराज नहीं हुआ, लेकिन क्या करूं। शर्मा निवास सभी तैयारी करने में लगे थे। रोहिणी ने भी अपने घर में रोशन के बारे में बता दिया था। वो लोग कुछ खास खुश नहीं थे, लेकिन अपनी बेटी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। सुनो बहू, ये साड़ी कैसी रहेगी रोहिणी के लिए? अगर वो मान गए तो रोका भी कर लेंगे आज ही, दादी ने साड़ी देखते हुए कहा। अरे माँ जी, अभी पसंद तो आ जाए फिर कर लेंगे, श्वेता ने कहा। लेकिन बहू, हमसे क्या फ़र्क पड़ता है? रोशन को पसंद है, बस उसके घर वाले मान जाएं, दुआ करती हूँ। सुनिए दीदी, घर में ही बैठे कर दहेज कितना मांगेंगे सोच लो, सब कुछ अभी ही क्लियर कर लेंगे, शर्मिला ने कहा। सही कहा तुमने शर्मिला, ये तो याद ही नहीं रहा मुझे। मेरा एक ही तो बेटा है, मुझे भी चाहिए महंगे महंगे तोहफे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों? हम दहेज नहीं लेंगे। तुम दोनों पागलों जैसी बात करती हो। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं बेटा। देखिए क्या कह रही हैं, दहेज लेंगी? बताओ ये आप क्या कह रही हैं ताई जी? माँ, आप लोग दहेज मांगेंगी? अच्छा बेटा, दहेज लेना बुरी बात थोड़ी है, ये तो बरसों से चल रही प्रथा है। मैं नहीं मानता ऐसी प्रथा को। और क्या करोगी दहेज लेकर, बताओ? क्या उससे हम जिंदगी भर काट लेंगे? प्लीज़ ये सब बातों को हटा दीजिए, ठीक है? बेटा, अब तुझे ही नहीं चाहिए दहेज तो हम क्या करेंगे? कर लेंगे, घर के पैसे ही खर्च होंगे। सुनिए मम्मी, मुझे तो भाई की शादी में सोने के कंगन और सोने का नेकलेस चाहिए, वरना मेरे ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सभी बोलेंगे एक ही भाई है, शादी में क्या मिला? और हाँ, विक्रम जी को सोने की चैन। अरे ये क्या बोलती जा रही है नंदनी बेटा? तुम्हारी शादी को 1 साल हुए हैं बस। हमने तो सब कुछ दिया, कर्जे में भी आ गए उन लोगों की मांग की वजह से, और तुम फिर से डिमांड कर रही हो, श्वेता जी ने समझाते हुए कहा। क्या माँ, डिमांड नहीं, हक है मेरा, मुझे चाहिए, वरना मैं शादी में नहीं रहूँगी। सुनो नंदनी, ये फालतू के हक की बात कर रही हो तुम। अभी तक मेरी शादी रोहिणी के साथ तय नहीं हुई और घर में कलेश शुरू हो गया। हद है यार तुम लोग। सुनो रोशन बेटा, चलो लेट हो रहे हैं, अब चलते हैं। जी पापा। चलिए चलिए भैया, मैं सामान रखता हूँ, विजय जी ने कहा। सिंघानिया पैलेस। माँ जी, आदित्य अभी तक नहीं आया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सैल जी बहुत घबरा रही थी। अच्छा बहू, हो सकता है बारिश में फंस गया होगा। नहीं माँ जी, वो ऑफिस से निकल गया था, बहुत देर हो चुकी है। मेरा मन घबरा रहा है। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। देख, लगता है आ गया। आदित्य अंदर आया। वो पूरी तरह भीग चुका था। आदि बेटा, क्या हुआ, तू भीग गया? कुछ नहीं मॉम, बस मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आदित्य ऊपर चला गया। बहू, मैं देख कर आती हूँ, वो परेशान लग रहा है। मैं भी चलती हूँ माँ जी। दोनों आदित्य के कमरे में आई। वो बाथरूम में था। वो दोनों वहीं बैठ गई। थोड़ी देर में आदित्य बाहर आया। क्या हुआ, आप दोनों यहाँ? हाँ बेटा, तुम परेशान हो शायद, दादी ने कहा। दादी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा। आदि, तुझे बुखार है बेटा, बहुत तेज, दादी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या बुखार है? सैल जी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। दादी प्लीज़, मुझे सोना है। नहीं बेटा, पहले तू कुछ खा ले, फिर दवा खाकर सो जाना। नहीं दादी, मन बिल्कुल नहीं है, प्लीज़। अहाना का कॉल लगातार आ रहा था। सैल जी ने फ़ोन देखा। उसकी भौं तन गई। उन्होंने इग्नोर कर दिया। बेटा, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, शायद अहाना का कॉल है। आदित्य चुप रहा। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। उसने फ़ोन लिया और ऑफ करके बेड पर फेंक दिया। आदि, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी कोई बात हुई है क्या अहाना से? सैल जी ने कहा। कुछ नहीं मॉम, प्लीज़ मैं कुछ देर अकेला रह सकता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है बेटा, मैं दवा रख देती हूँ, खा लेना। वो दोनों चली गई। आदित्य ने रूम की लाइट ऑफ कर दी और बेड पर लेट गया। अहाना रोने लगी। आखिर क्या हो गया आदित्य, मुझसे नाराज़ क्यों हो आप? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा। अहाना की आंखें लाल हो गई थी। वो बस आदित्य और अपनी तस्वीर ही देखती रही। कब उसे नींद आ गई, पता ही नहीं चला।
सभी लोग रोहिणी के घर पहुँचे। माथुर साहब और उनके परिवार ने उनका खूब आदर सत्कार किया। सभी बहुत खुश थे। आइए आइए भाई साहब, माँ जी, सब लोग बैठिए। उनकी फैमिली में एक छोटा बेटा और बेटी थी, मतलब रोहिणी 2 बहन और एक भाई थे। सभी बहुत सुलझे हुए और साफ दिल के थे। सभी लोग बैठ गए, बातें करने लगे। अरे बेटा, हमारी होने वाली बहू को तो दिखा दीजिए, और कितना इंतज़ार करवाएंगे? दादी ने हंसते हुए कहा। जी माँ जी, अभी बुलाते हैं। रोशनी बेटा, अपनी दीदी को ले आओ। जी पापा। रोशन की नज़रें दरवाजे पर ही टिक गई। रोहिणी लाल रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। घुंघराले बाल, गोरा रंग, लंबी हाइट, वो एकदम मॉडल लग रही थी। अरे वाह बेटा, इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से ढूंढ लाए? दादी ने मुस्कुरा कर कहा। रोशन शर्मा गया। रोहिणी ने सबको चाय दिया। सभी को वो बहुत पसंद आई, बस शर्मिला को छोड़कर। वो बस मुंह बनाती रही। देखिए भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हम जल्दी से अब इसे बहू बनाना चाहते हैं। हो सके तो आज ही रोका कर लेते हैं, अगर आप कहें तो। धनराज जी ने मुस्कुरा कर कहा। धनराज जी, हम कभी भी अपने से दूसरे कास्ट में बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपका इतना प्यार परिवार देखकर मुझे यकीन हो गया आप इसे बहुत खुश रखेंगे। इसीलिए आप ना कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमारी बेटी आपकी हुई, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। देखिए बहन जी, मैं भी अब पहले अपने बेटे के खिलाफ थी, लेकिन अब रोहिणी से मिली, सारे कलेश दूर हो गए। अब तो दोनों बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है ना शर्मिला? श्वेता ने कहा। जी दीदी, शर्मिला ने फीकी मुस्कान से कहा। बहन जी, बस इसका ख्याल रखिएगा, बहुत प्यार से पाला है इसे मैंने। माथुर ने श्वेता जी का हाथ पकड़कर कहा। रोहिणी और रोशन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। दोनों का रोका वहीं हो गया। सभी खुश थे। सगाई की तारीख 5 दिन बाद की निकल गई। दोनों तो खुश थे, साथ साथ बातें करने लगे। अच्छा हुआ हमने रोशन की बात मान ली। मुझे तो मेरी बहू बहुत पसंद आई, श्वेता ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अरे मुझे तो पहले ही पता था, रोशन गलत लड़की ढूंढेगा ही नहीं, विनय जी ने रोशन को थपथपाते हुए कहा। सभी हंसने लगे। अरे शर्मिला, तुम्हें क्या हुआ, चुप क्यों हो? विजय जी ने कहा। कुछ नहीं जी, मुझे तो ठीक ही लगी, उतनी खास भी नहीं। क्या बोल रही हो शर्मिला, इतनी सुंदर तो है, और सच्चाई ये भी है, पूजा और नंदनी भी उतनी सुंदर नहीं है ना, उसकी जैसी संस्कारी। श्वेता ने कहा। ये क्या कह रही हैं दीदी, मेरी पूजा खूबसूरत नहीं है? हाँ है खूबसूरत शर्मिला, और अब हम इसके लिए भी लड़का ढूंढने होंगे। वैसे वो गई नहीं थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, दादी ने सोचते हुए कहा। मैं देख कर आता हूँ दादी, उसे सरप्राइज दूंगा, रोशन ने उठते हुए कहा। रोशन ने सोचा कि बिना बोले ही उसे डराता हूँ। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। अविनाश, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब तुम ही बोलो क्या करूँ? मैंने तुम्हें कहा था ना कुछ गड़बड़ है। आज डॉक्टर के पास गई तो उसने बोला बच्चा 3 महीने का हो चुका है। अब बोलो क्या करूँ मैं? पूजा रोने लगी। रोशन ने जब ये सुना, उसका दिमाग घूम गया। उसने दरवाज़ा पटक कर खोल दिया और गुस्से से पूजा को घूरने लगा। इतनी घटिया हरकत किया तुमने। दादी, माँ, सब लोग यहाँ आइए, मुझे बात करनी है। सभी लोग घर घबराकर वहां पहुंचे। क्या हुआ रोशन? पूछिए इससे क्या हुआ है। क्या हुआ पूजा, तूने सुसाइड करने की कोशिश की क्या? नंदनी ने कहा सुसाइड करेगी। ये पूछो क्या किया है इसने, क्या हुआ तुझे पूजा, बोल जल्दी। और ये तेरे हाथ में क्या है? धनराज जी ने जैसे ही रिपोर्ट देखा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या हुआ बेटा? सभी ने रिपोर्ट देखा और एक दूसरे को देखने लगे। शर्मिला जी ने पूजा को पकड़कर एक थप्पड़ दिया। इतनी घटिया हरकत की है तूने, हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बोल किसके साथ तूने मुंह काला किया? सभी गुस्से में थे। पूजा चुपचाप रोती जा रही थी। विजय जी ने उसका हाथ पकड़कर और 2 थप्पड़ उन्होंने भी जड़ दिया। पूजा बोल, अब चुप मत रह। विजय, छोड़ो उसे, ये माँ बनने वाली है बेटा, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस बच्चे का क्या कसूर? नहीं माँ, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊँ, मैं इसने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। विजय जी बैठकर रोने लगे। बोल पूजा। दादी भी रोने लगी। मैंने कहा था माँ, इसने हमें बहाना बनाया है, इसकी तबीयत खराब नहीं थी, इसे तो उस अविनाश से मिलना था, इसीलिए ये नहीं गई हमारे साथ। क्या देवर जी, उनका बच्चा है ये? पूजा, तूने मेरे घर में ही डाका डाल दिया, तुमने कहीं
मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, नंदिनी ने कड़वाहट से कहा। क्या अविनाश? हाँ दादी, वो घटिया आदमी, उसने ही रोशन बहुत गुस्से में था। घर में बहुत खराब माहौल हो चुका था। कहाँ सब इतने खुश थे, लेकिन अचानक इतनी बड़ी बात हो गई। शर्मिला, दादी, श्वेता सभी बहुत रो रहे थे। आदित्य की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, वो बुखार से तप रहा था। सैलजी और दादी वहीं बैठकर उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी। अहाना, आदित्य के मुंह से निकला। बहू, मुझे लगता है कुछ बात हो गई है दोनों में, इसीलिए। आदि बेटा, क्या हुआ है तुझे? उठना बेटा, पता नहीं माँ जी क्या हुआ है। वो बहुत परेशान हो गई थी। मैं इन्हें फ़ोन करती हूँ। हेलो, हाँ सैल, क्या हुआ? तुम घबराई हुई लग रही हो। हाँ जी, वो आदि की तबीयत खराब हो गई है, वो बुखार से तप रहा है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, धीर प्रताप जी ने कहा। इधर आहाना का मन बहुत बेचैन था। वो चुपचाप थी, मन में बहुत अजीब लग रहा था। आदित्य का फ़ोन ऑफ था। मुझसे क्या इतनी बड़ी गलती हो गई आदि कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? सुबह आदित्य बेड पर लेटा हुआ था। वीर, डॉक्टर को फ़ोन करो, बुखार उतर ही नहीं रहा है बेटा। जी माँ, मैंने कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए। उन्होंने चेक किया, बहुत तेज़ बुखार है, इन्हें सिर पर चढ़ गया है। मैं इंजेक्शन दे देता हूँ और ये कुछ मेडिसिन इन्हें दे दीजिए। बारिश में भीग जाने के कारण इन्हें इन्फेक्शन भी हो गया है। ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, आप कोई दिक्कत तो नहीं है आदि को? सैलजी ने घबराकर कहा। नहीं, अब ठीक है, अब मैं चलता हूँ सिंघानिया साहब, बोलकर डॉक्टर चले गए। सैल, क्या हुआ था? वीर प्रताप जी ने कहा। पता नहीं क्या हुआ, हमें बताए तो ना, बस खामोश था। अचानक रूम में हम गए तो बुखार से तप रहा था। वीर प्रताप जी ने आदित्य का फ़ोन ऑन किया और अहाना को कॉल किया। अहाना ने फ़ोन देखा, वो बेचैन हो गई। हेलो, कैसे हो आप? मुझसे नाराज़ हो ना? अहाना ने एक सांस में कह दिया। अरे बेटा, मैं हूँ तुम्हारा पापा, सिंघानिया साहब ने मुस्कुराकर कहा। ओह सॉरी, नमस्ते पापा, आप कैसे हो? नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, खुश रहो। अच्छा बेटा, तुम दोनों में कोई बात हुई है क्या? अहाना चुप हो गई। बेटा, आदित्य कल से खामोश था, बारिश में भीगने से उसकी तबीयत बिगड़ी और देखो बुखार से तप रहा है। क्या उन्हें बुखार है? अहाना की आंखें डबडबा गई। वो ठीक है ना पापा? क्या आप मेरी बात उनसे करवा देंगे? बेटा, अभी डॉक्टर आए थे, उन्होंने इंजेक्शन भी और मेडिसिन दे दिया है, अब वो ठीक है, मैं बात करवा दूंगा। वो अभी सोया हुआ है पापा, मैं उन्हें बस देख सकती हूँ थोड़ा सा। ठीक है बेटा। अहाना ने वीडियो कॉल किया। वीर प्रताप जी ने फ़ोन आदित्य की तरफ मोड़ दिया। अहाना बस खामोशी से आदित्य को देखती रही। आदित्य गहरी नींद में सोया हुआ था। अहाना बस आदित्य को ही देखती रही। ठीक है पापा, अब मैं रखती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और यूँ दोनों रूठना मत, एक दिन की लड़ाई में ऐसी बातें हो जाती हैं। वो बोलकर हंसने लगे। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है।